आरिफ आला का कर्ज था हम पे कि हम आरिफ आला के साथ अपनी ज़िंदगी लगाएं। जिस तरह राना साहब ने खिदमत की है, उन लोगों की मोहब्बत का हम पे कर्ज था। देखें, इसमें ना कोई डील थी ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी। वो एक अवाम ने उस टाइम के जो हालात में एक फ़ैसला किया था कि उन्होंने MPA की सीट पे उनको वोट दिए थे और MNA की सीट पे हमें वोट दिए थे। मैं आरिफ आला में प्री स्कूलिंग में था, इधर इकरा पब्लिक स्कूल में। उसके बाद फिर मैं HSN कॉलेज चला गया था, उधर से फिर मैंने A-levels किया था। फिर मैं UK चला गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। मैं आरिफ आला की और जो हमारे पाकपतन के साथ अटैच्ड एरियाज़ हैं उनके नाम यही कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा, हमारी फैमिली ने, राना जाहिद हुसैन साहब ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आरिफ आला की एक नामवर सियासी शख्सियत, बाबाए सियासत मोहतरम जनाब राना जाहिद हुसैन ख़ान के लखते जिगर मोहतरम जनाब राना इरादत शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि इलेक्शन का दौरा है और इलेक्शन बहुत नज़दीक नज़र आ रहे हैं, इनकी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा है। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के नाम अपना कुछ वक्त दिया है। तो आज हम इनसे भी ऐसे सवालात के जवाबात जानेंगे जिनकी मुंतज़र हमारी जो आरिफ NA 140 हल्का की आवाम जानना चाहती है। ऐसे सवालात के जवाबात लेंगे जिनकी मुंतज़र हमारे व्यूवर हैं और ये जानना चाहते हैं। और बहुत से लोगों ने हमें ये कमेंट में कहा कि टीम वॉइस ऑफ पंजाब जो है वो राना इरादत शरीफ साहब से इंटरव्यू क्यों नहीं ले रही, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो आज हम इसके ऊपर भी इनके मशकूर हैं कि इन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम जो है वो वॉइस ऑफ पंजाब के व्यूवरों के नाम किया है। तो आज हम इनसे ऐसे सवालात के जवाबात लेंगे जिनके आप लोग मुंतज़र थे। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी राना साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपका टाइम बहुत कीमती है, इसमें कोई शक नहीं। चूँकि इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक, घंटों की मुसाफत के ऊपर खड़े हुए हैं और इसके अंदर वक्त लेना कोई मामूली बात नहीं है और वक्त देना ये भी मामूली बात नहीं है। तो चूँकि सियासत का दौरा है, तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल आपसे है कि माशाल्लाह आप बहुत हाई क्वालिफाइड हैं, तलीम याफ्ता हैं और इतने तलीम याफ्ता होने के बावजूद आप कहीं और भी जा सकते थे, बहुत से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती थी। सियासत में क्यों आए? MNA शिप में आना शौक़ था, मजबूरी थी, या वालिद मोहतरम के ख़िलाफ़ जो एक अदालती फ़ैसला आया था उसके बाद आपने ये अपना विजन बनाया कि मैंने आरिफ आला की सियासत को कंट्रोल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके थ्रू जो अपना मौक़िफ़ है वो आवाम तक पहुँचा सकें। जैसे कि आपको पता है कि राना साहब मेरी पैदाइश से पहले से इधर आरिफ आला में सियासत कर रहे थे। तो हम जब से होश संभाला है तब से अपने इर्द गिर्द सियासत देखी है, तो फिर आपको शौक़ नेचुरली डेवलप हो जाता है। तो उसकी वजह से नेचुरली शौक़ भी था और उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ भी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अगर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो आप अपनी तालीम का, अपनी सोच का, उसका फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुँचाएँ, क्योंकि इसमें आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आवाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस सियासत के थ्रू ही कर सकते हैं, अगर आप खुलूस नीयत से करना चाहें तो। राना साहब, आपने अपनी जो एजुकेशन है, जो तलीमी कैरियर है, आरिफ आला के किस स्कूल से स्टार्ट हुआ और किस मुल्क के स्कूल से जाके उसको क्लोज़ किया गया? मैं आरिफ आला में प्री स्कूलिंग में था, इधर इकरा पब्लिक स्कूल में। उसके बाद फिर मैं HSN कॉलेज चला गया था, उधर से फिर मैंने A-levels किया था। फिर मैं UK चला गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। तो फिर मैंने मास्टर इधर से किया था, क्योंकि उस दौरान मैं सियासत में इन्वॉल्व हो चुका था। तो उसकी वजह से फिर बेहतर यही था कि पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा तालीम हासिल की जा सके वो की जाए। राना साहब, UK जैसे एक स्टैंडर्ड वाला जो मुल्क है दुनिया का, वहाँ रहने के बाद आप आरिफ आला अपनी धरती के ऊपर वापस आए हैं और आरिफ आला की भाग दौड़ आपने संभाली है। तो क्या डिफरेंट नज़र आया? उसको कुर्बान करना, इसको जो है ना वो कबूल करना मुश्किल नहीं था, चैलेंज नहीं था? जी, कुर्बानी तो नहीं, क्योंकि ये हमारी धरती है और इधर से ही हम जहाँ भी पहुँचे हैं आरिफ आला की बदौलत ही पहुँचे हैं। तो उसकी वजह से ये एक आरिफ आला का कर्ज था हम पे कि हम आरिफ आला के साथ अपनी ज़िंदगी लगाएं। जिस तरह राना साहब ने खिदमत की है, उन लोगों की मोहब्बत का हम पे कर्ज था कि हम उनके लिए खड़े हों और उनके लिए खिदमत करें। मोहतरम जनाब राना जाहिद हुसैन ख़ान मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, उनको बाबाए सियासत कहा जाता था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वाकई वो बाबाए सियासत थे। उन्होंने PMLN के प्लेटफॉर्म से बहुत से इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कामयाब भी हुए।
जब नून लीग के ऊपर एक कड़ा वक़्त था तो भी उन्होंने साबित कदम रहते हुए जमात के साथ, अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभाई है। जनाब के क्या इरादे हैं? जी, हम इंशाल्लाह पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े थे और हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे जो फैमिली की एफिलिएशन है मुस्लिम लीग नून के साथ वो इक़्तिदार नहीं है, तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे, हैं और रहेंगे। राना साहब, कभी ऐसा वक्त आता है, जैसे अभी रिसेंटली जो हमारे नकदीन हैं पीटीआई वाले, उनके ऊपर आया था तो उनको जो है ना वो पार्टियां छोड़नी पड़ी, शहर बदर होना पड़ा, लेकिन कुछ लोग साबित कदम रहे हैं। ये कड़ा वक्त है, खुदा ना खास्ता कभी आता है, कोई पार्टी चूज़ करना पसंद करेंगे, किसी दूसरी टिकट से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे, या सियासत को खैर बात कह देंगे? देखें, ऐसा वक्त हम पे भी आया था, हमारे घराने पे भी आया था, और आपको पता है पूरे ज़िले में राना जाहिद हुसैन साहब उन चंद लोगों में से थे जो मुस्लिम लीग नून के साथ स्टैंड किया था। तो इंशाल्लाह खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो हम मुस्लिम लीग नून के साथ स्टैंड करेंगे। राना साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल जो हमने पिछले काफ़ी जो है ना वो महीनों में, सालों में सुना है कि 2018 का जो इलेक्शन गुजर चुका है उसके अंदर आपकी और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनकी एक डील थी। ये लोगों के ऊपर ये बात हमने जो है ना ज़द-ए-आम सुनी है कि आपने उनके साथ ये डील की थी कि आप बड़ी सीट के ऊपर वो आपको सपोर्ट करें, छोटी सीट के ऊपर आप उनको सपोर्ट करेंगे। क्या इस बात के अंदर कुछ सच्चाई है, कोई हक़ाइक़ हैं, या आवाम के अंदर ये एक खाम ख्याली है, या एक समझ लें कि आपके ऊपर कीचड़ है? देखिए, इसमें ना कोई डील थी ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी। वो एक अवाम ने उस टाइम के जो हालात में एक फ़ैसला किया था कि उन्होंने एमपीए की सीट पे उनको वोट दिए थे और एमएनए की सीट पे हमें वोट दिए थे जी। लेकिन इसमें आप ये कहेंगे जी अंडरस्टैंडिंग से हुआ, ये नहीं हुआ था। ये एक बस अवाम का फ़ैसला था और इसमें ये हमारे लिए भी उतना ही अनएक्सपेक्टेड था कि जिस तरह हम छोटी सीट एमपीए की सीट हार गए थे, तो उसके लिए हमारे लिए भी उतना अनएक्सपेक्टेड था जितना लोगों के लिए था। लेकिन उसके लिए कुछ माहौल ऐसा बन गया था, कुछ हालात ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया। लेकिन हमने पिछले इलेक्शन में भी भरपूर कोशिश की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने भी उम्मीदवार हैं, ख़ास कौमी पे, सूबाई असम्बली की सीट पे हों, सबकी कामयाबी के लिए कोशिश की थी। लेकिन आपने देखा कि अवाम का जो फ़ैसला है वो फिर सबको कबूल करना पड़ता है। जी राना साहब, एक चीज़ और जो सरगोशी हमने एज ए मीडिया पर्सन बाज़ार से, लोगों से, मार्केट से सुनी है कि जब 2018 के इलेक्शन के बाद बाबा सियासत राना जाहिद हुसैन खान साहब, इससे पहले को नाअहल कर दिया गया, तब डॉक्टर फ़र्रुख जवेद साहब जो है ना उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो एमएनए का इलेक्शन लड़े, जिस वजह से आपके अंदर कोई इख्तलाफी मामला शुरू हुआ, बाहमी इख्तलाफ शुरू हुआ। इसमें भी कुछ सच्चाई है या नहीं, जिस वजह से आपका इख्तलाफ डॉक्टर साहब से चलता रहा? देखिए, इख्तलाफ जो एमएनए एमपीए का जो इख्तलाफ है वो एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं, दो मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म तो एक ही होता है। तो प्लेटफॉर्म एक ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इख्तलाफ सब में होता है। तो तब हमारा उनके साथ कभी भी कोई ज़ाती या इस तरह का इख्तलाफ नहीं रहा। पिछले बल्दियाती इंतखाबात में कुछ मसाइल आए थे जिसकी वजह से कुछ मामलात बने थे, लेकिन वो 2018 के इलेक्शन से पहले वो सारे मसाइल जो थे वो आपस में रिजॉल्व हो चुके थे। लेकिन अवाम ने जो मसला था ऐसा बल्दियाती इलेक्शन में था बिल्कुल था, यानी कि जनरल इलेक्शन में नहीं था। जनरल इलेक्शन में नहीं था, बल्दियाती इलेक्शन में था। वो तो आपने सब ने देखा कि इधर बल्दियाती इलेक्शन में कुछ मसाइल बने थे आरिफ अली शहर में, लेकिन फिर वो जनरल इलेक्शन से पहले सारे मसाइल रिजॉल्व हो गए थे। हाँ सब, एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, महंगाई अरूज के ऊपर है, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। लोग समझते हैं कि इससे पहले जब पीटीआई के बाद दौरे हुकूमत नून लीग ने संभाला, यानी कि आपकी पार्टी ने संभाला, तो उस वक्त के बाद मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अभी तक भी जो महंगाई है वो टॉप के ऊपर जा रही है। क्या समझते हैं, ज़िम्मेदार कौन है? नून लीग है, पीडीएम है, या उससे पहले पीटीआई के कारनामे जो हैं उसको आपको भुगतने पड़ रहे हैं? देखिए, हमने जिन हालात में इक़्तिदार संभाला 2022 में, उस टाइम हमें इस बात का अंदाज़ा था कि हमने क्योंकि मुल्क बचाने के लिए इक़्तिदार लिया है, नहीं तो हमारे लिए एक बहुत साफ़ रास्ता था, हम 1 साल और इंतज़ार करते और उसके बाद शायद कोई पीटीआई के हालात ऐसे हो जाते कि कोई उनकी टिकट लेने के लिए इंतज़ार ना होता। जो उस टाइम 2022 के सियासी हालात थे, सारे बाई इलेक्शन पीटीआई हारी थी। लेकिन क्या हमें अपनी सियासत को तरजीह देनी चाहिए थी या हमें मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पे लगानी चाहिए थी? हमें सख्त फ़ैसले करने चाहिए थे। ये उन सख्त फ़ैसलों में से एक फ़ैसला था, क्योंकि अगर हम उस टाइम इक़्तिदार ना लेते तो माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने थे और एक हम श्रीलंका स्टाइल सिचुएशन पे पहुंच जाना था।
तो उसकी वजह से हमारी जमात ने और मुल्क की उस टाइम जितनी भी सियासी जमातें थीं, सब ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल सेक्रीफाइस किया ताकि हम इस मुल्क को बचा सकें, इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। और हमें इस फैसले पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई नालाई नहीं है। हमने एक उस हालात में एक दुरुस्त फैसला किया था इक़्तिदार लेने का, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, सियासत बाद में है। राणा साहब, आपने उसकी भारी कीमत उठाई है मुल्क की भागदौड़ संभालते हुए। क्या समझते हैं वोटों में कमी नहीं आएगी उसके बाद, क्योंकि महंगाई इतनी है कि लोग आपको कसूरवार समझते हैं? जी बिल्कुल, हमने जो फैसले किए थे उससे मसाइल ज़रूर आए हैं। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि जी मसाइल नहीं आए, मसाइल आए हैं, लेकिन वो मसाइल जो हैं वो उन 4 सालों के फ़ैसलों के जो हमारे अब दौरे हुकूमत से पहले हुए। तो इंशाल्लाह हम आवाम के पास दोबारा जा रहे हैं। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का। हमने जब भी इक़्तिदार में आए हैं मसाइल हल किए हैं। 2013 में जब हम इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते थे तो उस टाइम हर जगह तारीकी थी, अंधेरा था। तो तब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एक मंशूर बनाया कि हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोड शेडिंग ख़त्म की। तो मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और जो पाकिस्तान का महंगाई का बहरान है, अगर आपको याद हो कि 2013 में भी महंगाई बहुत ज़्यादा थी जी। और तब भी हम जो इन्फ्लेशन है उसको सिंगल डिजिट्स में लेके आए थे। और इंशाल्लाह अब भी आप देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक टीम है वो बहुत जल्द इस महंगाई के जिनको बोतल में दोबारा बंद कर देगी। जी बिल्कुल। राणा साहब, इलेक्शन बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है। 2024 का 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये इलेक्शन जो है ये होता नज़र नहीं आ रहा। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन होगा? देखें, अब आप हल्के में फिरें, आपने देखा है कि सियासी गहमा गहमी अरूज पे पहुंच चुकी है जी। तो उसकी वजह से हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड हैं और हमारा यही अंदाज़ा है और यही हम महसूस करते हैं, क्योंकि अब इस टाइम मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन गया है, इलेक्शन की फ़ज़ा बन गई है, इसलिए अब इलेक्शन उम्मीद है और हमें यही है कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को। राणा साहब, हर कैंडिडेट जो होता है किसी भी पार्टी का, वो किसी न किसी बयानियों के ऊपर इलेक्शन जो है ना वो लड़ रहा होता है। आप 2024 का जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अल्लाह कामयाबी दे, किस बयानिए के ऊपर लड़ने जा रहे हैं? हम इसी बयानिए पे इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं कि जो हमारा 2017 में मुल्क का तरक्की का सफ़र अधूरा छोड़ दिया गया था उसको हम उधर से ही शुरू करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। राणा साहब, आपकी जमात की तरफ से 2018 के इलेक्शन में एक नारा नज़र आया, डॉक्टर फ़र्क तेरे काम बोलते हैं। दूसरी जमात की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक नारा नज़र आया था कि हमने बदला है आरिफ आला। अगर बात की जाए हमने बदला है आरिफ आला, कितने सेटिस्फाई हैं? आरिफ आला कितना बदलता नज़र आया और उसके ऊपर राय क्या देंगे आप? जी देखें, हर हुकूमत में, हर लोग में लोग अपना बयानिया बनाते हैं और लोगों को बयानिया बनाने की ज़रूरत भी होती है कि हर बंदे का हक़ है कि वो अपने कैंपेन स्लोगन बनाएं, अपनी अच्छी मार्केटिंग और पब्लिसिटी करें। तो उसके लिए इंशाल्लाह आरिफ आला में बहुत काम की ज़रूरत है। आरिफ आला के बहुत सारे मसाइल हैं आरिफ आला के हल्के के, तो इंशाल्लाह हमें अगर अल्लाह दोबारा मौका देता है, हमारी दौरे हुकूमत आती है, तो हम इस मसाइल को दूर करने के लिए दिन रात एक करेंगे। हम और हमारा पूरा पैनल जो है, जो हमारे MP के टिकट होल्डर्स हैं, और हम मिल के एक होके मेहनत करके अवाम के मसाइल हल करेंगे। राणा साहब, अगर उन्होंने बदला है आरिफ आला तो फिर आपने माशाल्लाह एक लंबा टनोर गुजारा है आरिफ आला के अंदर। आरिफ आला की तारीख के अंदर आरिफ आला के इतने गाँव हैं, तकरीबन 300 प्लस गाँव आरिफ आला के बनते हैं। आप तो रोज़ जाते हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो फिर आपने उसमें क्या किया अगर उन्होंने आरिफ आला बदला है तो? देखें, हमने 10 साल हमारा दौरे हुकूमत रहा था, उसमें हमने बेहद काम किए थे। बहुत सारे मंसूबे जो थे हमारे अभी भी चल रहे हैं। अभी जिस तरह हमारा एक सबसे बड़ा मंसूबा था आरिफ आला बाईपास का, जी, वो जो 4 साल का दौरे हुकूमत था उसमें वो उसकी फ़ंडिंग रोक दी गई थी। फिर 1 साल में हमने सबसे पहले उसकी फ़ंडिंग करवाई। उसका सबसे एक इशू आ रहा था, रेलवे क्रॉसिंग का इशू आ रहा था, वो रिज़ॉल्व करवाया और इंशाल्लाह चंद माह में जो आरिफ आला का बाईपास कंप्लीट होएगा, जिससे शहर को बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह हमने हर देहात में बिजली के मंसूबे और सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, बहुत सारे काम किए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तफसील भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो राना ज़ाहिर हुसैन साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किए थे 10 साल में। और फिर पिछले 1 साल में हमारे पास टाइम कम था, लेकिन उसमें भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि आप 1 साल में 5 साल के काम नहीं कर सकते, तो वो एक हमारे लिए
एक था, बॉटलनेक था, लेकिन हमने उसमें भी बहुत सारे काम किए। राणा साहब, आरिफ आला को ये एजाज़ हासिल है कि कौमी असम्बली के सबसे कम उम्र MNA जो हैं वो हमारे हिस्से में अल्लाह ने दिए हैं। माशाल्लाह बहुत कम उम्र हैं और आपने काफ़ी डिबेट भी किया असम्बली के अंदर आरिफ आला के लिए, हमारे मसाइल के लिए। आप रिसेंटली या जो है ना वो पार्लिमानी सेक्रेटरी रह चुके हैं, उसका आरिफ आला को क्या फ़ायदा हुआ? जी, उसका आरिफ आला को ये फ़ायदा हुआ है कि आरिफ आला के जो बिजली के मसाइल थे, जो पावर सेक्टर से रिलेटेड मसाइल थे, उसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमने बहुत ज़्यादा आबादियाँ थीं जो दही आबाद 30 करोड़ के करीब जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की आबादियाँ थी जहाँ पहले बिजली नहीं थी, वो दी है। उसमें से 20 करोड़ की जो आबादियाँ हैं वो अंडर कंप्लीशन है और 10 करोड़ की अप्रूवल हो गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि असेंबली डिज़ोल्व हो गई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उन पर बैन लगाया हुआ है और जैसे ही इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन कमीशन का बैन उठेगा उन पर काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा LT प्रपोज़ल जो बेसिकली आपकी सिस्टम की मेंटेनेंस और ऑगमेंटेशन के लिए होती है, वो बेतादाद हुई हैं इधर हमारे इलाके में करवाई हैं। उसके अलावा ट्रांसफार्मर और बहुत सारे हैज़र्डस जो ख़तरनाक लाइन क्रॉसिंग्स थी वो हमने ठीक करवाई हैं। तो हमने पिछले 1 साल में जो पावर सेक्टर से रिलेटेड मसाइल थे, बहुत सारे मसाइल होंगे क्योंकि अभी ये फंडिंग की कमी थी, 1 साल था, लेकिन इंशाल्लाह हमने उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया और 5 साल दौरे हुकूमत में हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। राणा साहब, ये जो प्रोजेक्ट आपने बताए हैं ये फुल फंडिंग थे, चल रहे होंगे, या हुकूमत के बाद जब ये नया इलेक्शन होगा उसके बाद ये ऑटो पे स्टार्ट हो जाएंगे? जी, ये सारे फुली फंडेड प्रोजेक्ट थे। इलेक्ट्रिफिकेशन का मैंने जिस तरह आपको बताया कि 20 करोड़ में तो के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ऐसे हैं कि उनका मटेरियल साइट पे पहुंच चुका है, तो किसी पे वो सिर्फ लेबर एक जगह काम करी दूसरी जगह काम करी, वो तो ऑन गोइंग है। और 10 करोड़ के ऐसे हैं जिसमें तकरीबन कुछ आबादियाँ 41-45 आबादियाँ जो अभी जिनका अप्रूवल हो गया और उनके फंड्स जो हैं वो मैपको को ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बैन की वजह से काम रुका है और जैसे ही वो बैन खुलेगा तो अपने आप वो काम शुरू हो जाएगा। राणा साहब, आरिफ आला की आवाम की तरफ से एक अहम सवाल आपके नाम हमें पहुंचा था कि राणा साहब से ज़रूर पूछना है कि आरिफ आला के अंदर ना बिजली की लोड शेडिंग कम हो रही है, ना सुई गैस की हो रही है। अगर गैस की बात की जाए तो आरिफ आला के जो क्रीम इलाके हैं, जो यहाँ की स्टैंडर्ड की आबादी हैं, उनको ज़्यादा लोड जो है ना वो गैस दी जा रही है। जो लो आबादी हैं, कच्ची आबादी हैं, जहाँ पर आपने गैस की फराहमी तो की है लेकिन वहाँ पर गैस नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसके ऊपर क्या राय है? इसमें गैस स्पेसिफिक में कुछ मसाइल हैं। उसका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ से हमें गैस आ रही है वो बहुत लंबी लाइन दूर से आ रही थी। जी बिल्कुल। तो उसके रास्ते में ख़ास तौर पे जो हमारे लाइन आ रही है बूरेवाला की साइड से आ रही है, तो रास्ते में बूरेवाला का बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है, उसकी वजह से प्रेशर की कमी आती है। राणा साहब, ये मैं आरिफ वाला की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखें जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन वो पीछे से आती है, मेन लाइन जो है, तो उसमें जैसे जैसे लोड होता है, तो इसमें हमने आरिफ वाला में अलबत्ता ये काम किया था कि हमने इधर फातिमा जना पार्क के पास TPS और लगवा दिया था ताकि जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसमें हम और 1-2 और TPS भी लगवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जो हैं वो मेन लाइन के करीब हो जाएं। लेकिन गैस की किल्लत पूरे मुल्क में है, तो वो एक नेशनल मसला है। लेकिन हम आरिफ वाला लेवल पे यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी आबादी को इसलिए गैस ना मिले कि जी वो कोई हाई इनकम एरिया या वहाँ अमीर लोग रहते हैं। हम हर जगह बराबर के लिए TPS हमने एक जना चौक में लगवाया, 1-2 TPS पे और हम काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द लग जाएंगे ताकि जो मेन लाइन के करीब आबादियों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, ताकि प्रेशर जो है वो सारे इलाकों में बराबर हो। थोड़ा है तो सब में थोड़ा हो, ज़्यादा है तो सब में पूरा हो। राणा साहब, इसको गौर कीजिएगा कि ये पठान नंबर 1, 2, 3 का जो इलाका है, इसके पीछे जो शाहनवाज कॉलोनी है वहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं आ रही। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ और आप इसके ऊपर फोकस करें कि H ब्लॉक, D ब्लॉक, C ब्लॉक के अंदर प्रॉपर गैस आ रही है। ये आवाम का एक बहुत बड़ा आपसे सवाल था जो मैंने आपसे पूछ लिया। इंशाल्लाह जो कुछ इधर आरिफ वाला की कॉलोनीज़ हैं, कुछ इलाके हैं जिनमें गैस नहीं है, ठीक है, वहाँ ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है, तो इंशाल्लाह हम अगले 5 साल में यही कोशिश है कि हम वो सारे इलाके जो हैं उनको हम कंप्लीट गैस दें। और जैसे कि आपको पता है कि 2017-18 में राणा जाहिद हुसैन साहब ने आरिफ वाला के तमाम एरियाज़ की गैस अप्रूव करवा ली थी, लेकिन फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि आरिफ वाला के लोगों ने नेशनल असेंबली की सीट पे PMLN को वोट दिया था, उसकी वजह से सारी स्कीमें रोक दी गई, नहीं तो ये काम आज से 4 साल पहले हो जाना था। फिर उसके बाद गैस में कुछ जगह बैन लग गया, मसाइल आ गए, 1 साल में वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह हम अगले 5 साल दौर में
आरिफ वाला शहर में, और मैक्सिमम जितने भी जहाँ भी ट्रांसमिशन सिस्टम पहुँचा सके वो पहुँचाएँगे। जी राना साहब, आपके मंशूर में 2-3 चीज़ें हमने हाईलाइट देखी हैं। आपका मंशूर है कि आवाम की खिदमत, तालीम याफ्ता नौजवान क़यादत को आगे लाना, लेकिन मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि नौजवान क़यादत को आप तालीम से रास्ता कर रहे हैं। नौकरियाँ कौन देगा? हमारे मुल्क के LLB लोग जो हैं वो होटलों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग मैंने देखे जिनकी मिसालें ज़िंदा हैं, और बेचारा रेडी बान और तालीम पूछ लें BA FA। ये नौकरियों का बहरान पाकिस्तान में क्यों है? जी, आपने एक बिल्कुल दुरुस्त मसले की तरफ पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें रोज़गार की कमी है। उसका मसाइल का सिर्फ यही हाल है कि जब आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, जब आपकी इकॉनमी चलेगी, तो फिर आपके सनतें लगेंगी, कारखाने लगेंगी, तब आपके मुल्क में नौकरियां पैदा होंगी। जब आपकी जॉब क्रिएशन होगी तो वो इंशाल्लाह हम इस 5 साल दौर में जो हमारा मुल्क है, जो हमारी पार्टी है, उसका यही मंशूर है कि हम एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आएँ ताकि एक जॉब क्रिएशन हो। क्योंकि जब आपका मुल्क की इकॉनमी स्पीड में जा रही होगी, इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो आपकी जॉब्स अपने आप क्रिएट होंगी, और उसमें इंशाल्लाह और भी कुछ गवर्नमेंट इकदाम कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके। राना साहब, अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं कि आप 2024 का इलेक्शन जीत जाएं। आरिफ वाला एक तहसील है, लेकिन यहाँ पे कारोबार बहुत अच्छा है, ज़राअत बहुत अच्छी है। कौन सा अहम प्रोजेक्ट है जो आप 2024 के बाद आवाम को एज ए जो है ना वो तोहफ़ा देने जा रहे हैं, जो पहले आरिफ वाला में नहीं था? जी माशाल्लाह, आरिफ वाला में जिस तरह आपको बताया कि एक तो ये बाईपास कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद आरिफ वाला में जो गैस के मसाइल हैं या दूसरे डेवलपमेंट के मसाइल हैं वो करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे दही इलाकों में स्कूल के, RHC के और इस तरह की चीज़ों के मसाइल हैं, तो हम इंशाल्लाह अगले 5 साल में हेल्थ पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, ताकि हमारे जो लोग हैं वो एक खुशहाल और एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकें। राना साहब, पाकपतन ने जो बाईपास नया बन रहा है, जो मोटरवे बन रही है, उसमें अपनी शमूलियत कर ली, आरिफ वाला को महरूम क्यों रखा जा रहा है? उसमें देखें, आरिफ वाला से बिल्कुल तकरीबन 15 किलोमीटर पे जी एक इंटरचेंज बन रही है, 15 से 20 किलोमीटर पे। तो आरिफ वाला को उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक वो रूट था, उस रूट में उन्होंने अलाइनमेंट में आरिफ वाला के, हम पहले मोटरवे दूर था और जितना करीब आ सकता था उतना आगे। इसमें आरिफ वाला के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस मोटरवे का, क्योंकि आरिफ वाला के लोगों को एक साइवल रोड पे इंटरचेंज मिल जाएगी, एक उन लोगों को पाकपतन रोड पे इंटरचेंज मिल जाएगी। और इसमें क्योंकि मोटरवे अगर आरिफ वाला के करीब से गुजर रहा है, तो इसका जो 7 इलाके होते हैं उनमें एक इकनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, तो उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह जो हमारा नेशनल असेंबली का हलका है, जिसमें आरिफ वाला और 7 पाकपतन कुछ एरियाज हैं, इंशाल्लाह हमारे हलके के बिल्कुल अंदर या बिल्कुल मिलकर 2 मोटरवे की इंटरचेंजेस होंगी। जी राना साहब, आवाम की तरफ से आपके नाम एक अहम सवाल है जो हम ज़रूर चलाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा सियासत राना ज़ाहिद हुसैन खान साहब की सियासत जो थी ना, वो बोलती थी, उनका एक अपना विजन था, उनकी अपनी एक स्पीच पावर थी, उनकी फैसले की एक पावर थी। राना अरादत हुसैन खान साहब की जो कैबिनेट है, मकामी कैबिनेट है, लोग उससे इख्तलाफ क्यों करते हैं? जी देखिए, ज़ाती इख्तलाफात हर आदमी के हो सकते हैं, लेकिन हम जो भी फ़ैसले करते हैं मुशावरत से करते हैं, उसमें हमारा बहुत वसी दायरा मुशावरत है। हम जो करीबी दोस्त रफ़ुका है उनसे भी करते हैं, और दायरा मुशावरत को इशू बाय इशू बेसिस पे मुतलका लोगों के साथ जिनके साथ होता है उसको वसी कर लेते हैं। लेकिन एंड में अवामी मुफाद में जो फ़ैसला हो, सख्त हो या एक इजी फ़ैसला हो, उसको मैं ख़ुद ही करता हूँ। लेकिन हम बड़ी वसी मुशावरत करते हैं, और जितने भी राना साहब के 2 साथी हैं वो इंशाल्लाह उनको हम मुशावरत में शामिल करते हैं, और बुज़ुर्गों को, नौजवानों को करते हैं। और उसमें अब कैबिनेट जो, वैसे तो कैबिनेट है कोई नहीं, दोस्त रफ़ुका सारे हैं, आप लोग भी हैं, तो उसमें हर बंदे का किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफ लोगों को ये है कि हमारी जो राय है, जो हमारे सवालात हैं, हमारे जवाबात हैं, वो राना साहब तक डायरेक्ट नहीं पहुँचते। रास्ते वाले जो लोग हैं वो उनको जो चेंजिंग में वो ज़्यादा। देखिए, मेरा डेरा लोगों के लिए हमेशा खुला होता है जी। आप रूटीन के दिनों में आएँ तो मैं इधर डेरे में बाहर ख़ुद बैठा होता हूँ जी बिल्कुल। और जो बंदे आ रहे होते हैं वो डायरेक्ट मेरे से मिलते हैं, उनको किसी सिफारिश की या किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं होती जी जी। तो लोगों के लिए मेरा फ़ोन हमेशा खुला होता है, ठीक है। तो उसमें लोग अपने राय जो है मुझे डायरेक्ट दे सकते हैं। लोगों को मुझे अपने ख़यालात, अपने इश्यूज़, अपने व्यूज़ पहुँचाने के लिए
किसी बंदे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। राना साहब का भी हमेशा यही मंशूर रहा था, उनकी भी यही पॉलिसी थी कि आप आवाम के साथ डायरेक्ट रब्ता रखें। तो हमारा भी डायरेक्ट आवाम के साथ रब्ता होता है, तो हम इंशाल्लाह हमेशा हमारे डेरे आवाम के लिए खुले। साहब, अगर रिसेंटली पाकिस्तान में होने वाला एक अफसोसनाक वाक़या 9 मई वाले वाक़े के ऊपर बात की जाए तो उसको ब्लैक डे भी कहा जा रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, कौन ज़िम्मेदार है? जी, 9 मई का वाक़या बिल्कुल एक काबिल मज़म्मत, बल्कि एक ऐसा वाक़या है जो हमारे उस टाइम तसव्वुर में भी नहीं था कि ये काम भी कोई कर सकता है। तो ये एक बिल्कुल गलत और कंडेमनेबल एक्शन था, और इसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह अगर रियासत पे हमला करेंगे, रियासती इदारों पे हमला करेंगे, तो उससे हमारा मुल्क कमज़ोर होगा और उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जो लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, सब कुछ थे, सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राना साहब, हमारा आज के सेशन का आखिरी सवाल, हमारा सेशन बड़ा मज़ेदार रहा, उम्मीद है कि लोगों को हम आपके जो जवाबात थे वो पहुँच जाएंगे, जो लोगों के सवालात थे। अब इलेक्शन बहुत नज़दीक है, घंटों के ऊपर टाइम चल रहा है, आप भी माशाल्लाह जो अर्ली निकलते हैं, बहुत लेट नाइट घर पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकातें जा रही हैं, होना भी चाहिए, और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अवाम के नाम वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से आइंदा इलेक्शन के हवाले से कोई अहम पैगाम? मैं आरिफ अला की और जो हमारे पाकपतन के साथ अटैच्ड एरियाज़ हैं उनके नाम यही कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा, हमारी फैमिली ने, राना ज़ाहिद हुसैन साहब ने हमेशा आवाम की खिदमत की है, और इंशाल्लाह हम भी उसी खिदमत के जज्बे को, खिदमत और मोहब्बत के जज्बे को आके लेके आपके पास आ रहे हैं। आप हम पे एतमाद करें ताकि हम मज़ीद आपकी खिदमत कर सकें। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब राना ज़ाहिद हुसैन खान, मरहूम के लगते जिगर, मोहतरम जनाब राना इरादत हुसैन खान। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम जो है ना वो हमारे नाम किया और ऐसे सवालात के जवाबात दिए जिनकी मुंतज़र आरिफ आला की आवाम थी, और हमने कोशिश किया कि उनको बहुत कम वक्त के अंदर इनके जो जवाबात हैं मुख्तसर मगर जामे जो हैं वो आवाम तक पहुँचाए जाएँ। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी पंजाब के एक नए सियासतदान के साथ, नए सवालात, नए जवाबात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।